अच्छा बेटा, आज हम ना आगे टॉपिक करेंगे फोर्स फ्रिक्शन का करेंगे। ये आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है फ्रिक्शन का, चैप्टर नंबर 3 का। ये फ्रिक्शन का टॉपिक है। ये लॉन्ग के लिहाज से हम नहीं इसको करेंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इसमें नहीं आता, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो हम इसको शॉर्ट के लिहाज से अटैम्प्ट करेंगे। तो शॉर्ट के लिहाज से इसको अटैम्प्ट करेंगे। इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को ही देखेंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास बात है फ्रिक्शन की। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो साइकिल होती है वो आपकी रुक जाती है, या फिर हम ऐसे करते हैं कि फुटबॉल को किक करते हैं। जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो थोड़ी देर बाद जो फुटबॉल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। और इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे फैन को हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इसको ऑफ कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फैन भी जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये स्टॉप क्यों होता है? बॉल आपकी जो है वो क्यों रुकती है? आपकी बाइसाइकिल जो है वो क्यों रुकती है? ये हमारे पास से इसका जो आंसर है वो आज के हम टॉपिक में करेंगे। वो इसलिए है क्योंकि उनकी फ्रिक्शन होती है जो उसकी मोशन को क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। जो मोशन को अपोज करे, जो मोशन को रोक दे, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी है, जब गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है, तो उसको कौन सी फोर्स रोक रही होती है? उसको फ्रिक्शन की फोर्स ही रोक रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, कि डिफाइन द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आपने डिफाइन करना है। तो फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती हैं, जो चीजें मोशन के अंदर होती हैं, जो उसको फोर्स रोक देती है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आगे वाला क्वेश्चन जो बनता है, आगे वाला क्वेश्चन बनता है राइट द फैक्टर इफेक्टिंग द फ्रिक्शन। आपने फैक्टर बताने हैं कि जो फ्रिक्शन के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो फ्रिक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है नेचर ऑफ 2 सरफेस इन कांटेक्ट। 2 सरफेस के कांटेक्ट के जो कांटेक्ट होता है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है? सपोज करें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नेचर, जो मैटर होता है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं? मैटर की 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी बताएं आप? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये देखिए, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये 3 टाइप्स है सॉलिड इसकी मैटर की। अब अगर हम सपोज करें एक बोट है, एक हमारे पास ये बोट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रोजेक्टर की हेल्प से भी आपको मैं बता देता हूँ। ये बोट है, अगर इसको हम सॉलिड में इसको खींचते हैं तो सॉलिड में तो हमसे नहीं खींची जाएगी, बड़ी मुश्किल होगी। अगर हम इसको लिक्विड में रख के खींचेंगे तो ये इजीली हम इसको खींच लेंगे। इसी तरह से अगर हवा में होगी तो इसको हम और इजीली इसको खींच लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ 2 सरफेस। 2 सरफेस की जो नेचर होती है, जो उसके कांटेक्ट पॉइंट में आ रही होती है। पहला कांटेक्ट पॉइंट मेरे पास क्या था? सॉलिड। सॉलिड में तो वो मूव नहीं कर रही। फिर हमने कांटेक्ट पॉइंट उसके दरमियान रख दिया लिक्विड का, उसमें वो इजीली मूव कर रही है। फिर हमने उसका रख दिया गैस का, तो गैस में और इजीली क्या करेगी? मूव करेगी। और इसी तरह से प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जो 2 ऑब्जेक्ट की जो प्रेसिंग फोर्स होती है उसके दरमियान भी हमारे पास ये क्या करती है? डिपेंड करती है। अब सपोज करें जैसे हमारे पास अभी मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास एक ये वेट है, ये सपोज कर लें आपके पास 25 kg है। क्या है? 25 kg। आप इसको यहां से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, आप इसको इजीली खींच लेते हैं। क्या करते हैं? इजीली खींच लेते हैं। जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं? 25 और रख देते हैं। 25 क्या रख देते हैं? इसके ऊपर और रख देते हैं। अब आप इसको खींचेंगे तो क्या होगा? फिर मुश्किल होगी। क्या होगी? मुश्किल होगी। ठीक है, तो अब इसको खींचना क्या होगा? हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि इसकी प्रेसिंग फोर्स जो है वो क्या होगी है? ज्यादा होगी है। प्रेसिंग फोर्स क्या होगी है? ज्यादा होगी है।
तो इसी तरह स्टूडेंट्स इससे हमें फिर ये पता चलता है कि फ्रिक्शन जो होती है इसके ऊपर 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास है नेचर ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की नेचर है वो डिपेंड करती है। और सेकंड इसके ऊपर कौन से डिपेंड करते हैं, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बिटवीन जो प्रेसिंग फोर्स आ रही होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये 2 चीजें इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में भी बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तीन आप इधर आओ, हम इसकी प्रैक्टिकल, आपने ना इसके ऊपर अपना हैंड रब करना है दीवार के ऊपर, इसके ऊपर करें आप, जोर से करें, जोर से, हाँ दीवार के ऊपर भी करें। आपको कौन सा इजी लगा है, किसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर क्या लगा है, इजी लगा है। ठीक है, आप और इसके ऊपर, इनके ऊपर भी करें, हाँ जोर से करें ना, हाँ हो रहा है, कुछ हाथ को तो नहीं हुआ, देखिए हाथ को कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, अच्छा इसके ऊपर आपने हैंड को किया, इसके ऊपर क्या था, फ्रिक्शन कम थी, और अगर इसके ऊपर करेंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर ईंट के ऊपर अगर आपने किया तो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी तरह से हमारे पास देखें मेरे एक स्टूडेंट ने इन तीनों के ऊपर क्या किया, एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर ये देखिए इसकी फ्रिक्शन क्या थी, कम थी, क्योंकि इसकी प्रेसिंग फोर्स और इसके कांटेक्ट पॉइंट वो क्या था, कम था, और इसकी फ्रिक्शन क्या होगी थी, ज्यादा होगी, और ईंट की फ्रिक्शन जो है वो उससे क्या होगी है, ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इसमें बताया हुआ है रब योर प्लम ओवर डिफरेंट सरफेस सच एज विल फाइंड स्मूथर इज इजी। जो चीज स्मूथ होगी उसके ऊपर क्या होगा, इजी होगा। अब ये चीज थी स्मूथ, अब यहाँ पे क्या है, वो इजी है। ये चीज क्या है, स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर डिफिकल्ट होगा। ये चीज जो है ब्रिक्स जो है इससे ज्यादा स्मूथ नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं हमारे पास स्मूथनेस के ऊपर भी, फ्रिक्शन जो होती है वो स्मूथनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपकी चीजें कितनी स्मूथ हैं, कितनी आपकी चीजें रफ हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इजी टू मूव सच एज टेबल, अगर हम टेबल के ऊपर करते हैं, कारपेट के ऊपर करते हैं, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, अगर पॉलिश्ड मार्बल सरफेस के ऊपर करते हैं तो बहुत ज्यादा इजी होगा। और ब्रिक्स के ऊपर यानी कि ईंट जो होती है उसके ऊपर अगर हम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद आगे आता है व्हाट इज कोल्ड वेल्स। कोल्ड वेल्स, कोल्ड वेल्स क्या होते हैं, कोल्ड वेल्स हम कहते हैं जो दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट पॉइंट होता है, दो बॉडीज के दरमियान जो होता है वो हमारे पास कांटेक्ट पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं कोल्ड वेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज करें जैसे हमारे पास, अब हमने ईंट यहाँ पे रखी हुई है, अब ईंट का और इसकी जो टेबल के ऊपर जो आ रहा है इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं कोल्ड वेल्स कहते हैं। यानी कि द कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेस फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्स, these cold wells resist the surface from a sliding each other। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है, ये हमारे पास अगर ये बिल्कुल स्मूथ है, वैसे कोई चीज स्मूथ नहीं होती, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें ना स्मूथ नहीं होती। जैसे आपको ये चीज स्मूथ नजर आ रही है ना, ये स्मूथ नहीं है। इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें ना, इसके ऊपर कोल्ड वेल्स बने होंगे, छोटे छोटे कोल्ड वेल्स होते हैं ना वो बने होते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, आपकी बुक में देखिए तो आपको ये दो जो उसने ना ब्लॉक दिखाए हुए, एक ब्लॉक आप देखें, इस ब्लॉक में वो बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन जब उसने इसको बड़ा करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको बड़ा करके दिखाया ना, तो आपको वहां पे कोल्ड वेल्स जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज जो होती है वो स्मूथ नहीं होती, जब उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर कोल्ड वेल्स जो होते हैं वो लाजमी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास था कोल्ड वेल्स। कोल्ड वेल्स को इसी तरह से हमारे पास, ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी है इसकी, ये डिफरेंट सरफेसेस की नेचर ऊपर डिपेंड के ऊपर, इसको हम थोड़ा सा जो है वो आपको मैं एक छोटा सा क्लिप जो है वो बताता हूँ, जिससे आपको वाइज पता चल जाएगा कि ये नेचर के ऊपर जो है वो किस तरह से वो डिपेंड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था नेचर ऑफ लिक्विड, तो जो फ्रिक्शन होती है वो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है।
अब अगर हम नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम चेंज कर लेते हैं तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जो होती है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे डिपेंड करती है फ्रिक्शन जो होती है वो नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास एक बोट है। अब ये हमारे पास एक सॉलिड है और साथ आगे हमें लिक्विड दिया हुआ है। तो हम देखेंगे लिक्विड के ऊपर इसकी फ्रिक्शन क्या आती है और सॉलिड के ऊपर इसकी फ्रिक्शन जो होती है वो क्या आती है। अब देखें अगर हम इसको सॉलिड में खींचेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन अ सॉलिड, ठीक है। इसको हम सॉलिड पे खींचते हैं तो क्या करता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस बेचारे से जो वो खींचे नहीं जा रहा क्योंकि इसकी फोर्स ये देखो खींचे नहीं जा रहा क्योंकि सॉलिड के ऊपर पड़ी हुई है ना। आप तीन खींच लोगे इसको। अब देखिए हमने इसको लिक्विड में ले गए, तो अब हम लिक्विड में लेके गए तो लिक्विड में इसको खींचेंगे तो लिक्विड में इसको खींचना जो है हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। एक हाथ से उसने खींच लिया, एक हाथ से खींच लिया, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। इजी क्यों हुआ है, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो गई है। अब अगर हम इसको हवा के साथ देखें, अब देखिए हवा जो है इसके अंदर वो हमारे पास से उछाल है, हवा के साथ देखते तो वो हमारे पास उसके लिए क्या हो जाएगा, और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जैसे हमारे पास ये हवा है, हवा के जरिए से इसको हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इतना बड़ा एरोप्लेन जो है वो हमने हवा के अंदर जो है उड़ा दिया है। क्यों उड़ा दिया, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये नेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम सॉलिड का ले आएंगे, सॉलिड में फ्रिक्शन जो होती है वो और ज्यादा हो जाती है। लिक्विड में ले आएंगे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अगर एयर में ले आएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाती है, और ज्यादा कम होती है। इसीलिए हमारे इतने बड़े बड़े एरोप्लेन जो होते हैं वो हवा के अंदर क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं क्योंकि उसकी फ्रिक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। देखा कि जो फ्रिक्शन होती है वो नेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। नेचर अगर हम चेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, where define the force of a limiting friction। force of limiting friction बतानी है। यह the maximum value of a friction is called a force of limiting friction। जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा अभी मैंने डायग्राम में बताया था, तो शुरू से बताएं आप कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन थी वो हमारे पास सॉलिड के ऊपर आ रही थी या लिक्विड के ऊपर आ रही थी। सॉलिड के ऊपर फ्रिक्शन क्या आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, ठीक है। तो हम फिर कह सकते हैं कि सॉलिड की जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। इसी तरह से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद आता है डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट हमने बताना है, फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो होती है। कि देखिए हमारे पास एफएस आ रहा है, एफएस को मैं लिख सकता हूं एफएस रेशियो आर, ठीक है। ये हमारे पास एफएस क्या है, फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसको हम एफएस को फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और आर हमारे पास क्या है, रिएक्शन फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स की वजह से चीजें आगे मूव करती है। तो हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन, दो चीजों के दरमियान आ रहा है वर्ड, बिटवीन का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। बिटवीन का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीजों के दरमियान उसका रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं बिटवीन। अब मैं इसमें कह सकता हूं द फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस एंड द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको हम क्या करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन कहते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आर नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर अगर हम इधर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये आपने जहां तक क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया, इसकी वैल्यू की वैल्यू लिखेंगे आप। तो एफएस जो होता है वो हमारे पास आ जाएगा एफएस इक्वल टू म्यू आर। म्यू क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि आर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसमें आ जाएगा Fs इज इक्वल टू, अब जो R होता है ये नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वेट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वेट के। और वेट जो होता है वो होता है mg के इक्वल होता है। क्या होता है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, Fs इज इक्वल टू म्यू mg, Fs इज इक्वल टू म्यू mg। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को हम आगे न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। अब ये आपका जो होगा, ये इसी को पार्ट, इस पार्ट का क्वेश्चन है, डिफाइन द फोर्स ऑफ लिफ्टिंग फ्रिक्शन, ये हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा है कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, कोल्ड वेल्स क्या होते हैं, लिफ्टिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ पे होती है, कहाँ पे कम होती है। तो ये चीजें जो हैं आज के लेक्चर के अंदर हमने सारी अच्छी तरह से समझी है। तो अगर आप फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट्स में आपको क्लियर नहीं आ रहा, तो आप बेटा इसमें कमेंट में करके वो बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।